टार्जन, ओ माय टार्जन। वो फिल्म देखी थी, मैंने 3 बार देखी थी। मुझे खुद की कंपनी बहुत पसंद है, सच बता रहा हूँ। मैं अपने साथ बहुत सालों तक रह सकता हूँ। अब जब मैंने पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा लड़की को, तो मैं तो सर आप जहाँ हैं आज, वो करोड़ों लोग जो मुंबई में आते हैं वो उनका ड्रीम होता है। तो मुझे आपसे पूछना था, मन में कभी फीलिंग आती है कि आप उन्हीं भगवान है? हर वक्त में तीर घुसाए नहीं घूमना चाहिए। चलो आज कुछ करते हैं, खाली दिन चले। अरे नहीं यार, कभी रुक जा, कभी कभी थोड़ा सांस ले ले, है ना, थोड़ा नेचर को देख ले। इस बात का ज़्यादा फिक्र होता था कि यार हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, थिएटर से हैं, सीख के आए हैं, बहुत वक्त दिया है एक्टिंग को, और उसका यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। रियल लाइफ कैरेक्टर निभाना, इज इट मोर डिफिकल्ट देन फिक्शनल कैरेक्टर को निभाना? मुझे स्टोरी से ज़्यादा इतना कोई लगाव नहीं होता, लेकिन कैरेक्टर के जो इनर है उसको एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है। रमन राघव सीरियल किलर बने, सीरियल किलर के रोल से आप अंदर जाके बाहर ऐसे कैसे किया? हफ्ते मुफ्ते खाते पीते मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता। इस स्टेटमेंट पे मेरा बिलीव करना मुझे 3 दिन लग गए। जो अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको टैप करने का मौका मिल जाता। तो आपको कभी डर नहीं लगता टू नो दीज थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू डोंट नो, कि आपके अंदर एक ईविल भी है? पढ़ लिख के माँ बाप का बेटा होना भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है क्योंकि वो डिक्टेट करते हैं आपकी लाइफ। हम बड़े ख्वाब लेके नहीं आए थे मुंबई, हम काम करने आए थे। छोटे रोल दो, कैसे भी रोल दो, करेंगे, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल का वो था। गैंग्स ऑफ वासेपुर, आइकॉनिक फिल्म, आइकॉनिक रोल, हाउ डिड दैट हैपन? अनुराग ने मुझे प्रॉमिस किया था, हालांकि मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि मुझे आप काम दो, लेकिन उनकी नज़रों से मुझे हमेशा लगता था कि ये आदमी मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली और उसमें मैंने सबकी पिटाई की, तब मैं गया, तो तब मुझे बुला के गाँव वालों ने बोला वाह ये है। लाइफ में आपके ऐसे बहुत सारे पड़ाव आपके साथ भी आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, जहाँ पे हमें कुछ लोग मिलते हैं चंद दिनों के लिए और फिर चले जाते हैं। नवाज सर, वेलकम टू गुफ्तगू, थैंक यू एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर टुडे। थैंक्स। आपका दिन कैसा रहा? आई थिंक इट्स बीन वेरी बिजी। वो बहुत ही हैक्टिक है दिन तो, खैर बट जी। इट्स ओके, ठीक है, चलेगा। जी जी जी। नवाज सर, आप जहाँ हैं आज, वो करोड़ों लोग जो मुंबई में आते हैं वो उनका ड्रीम होता है। आप जिस पड़ाव पे यहाँ पे हैं, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मन में कभी फीलिंग आती है कि आप उन्हीं भगवान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे तो। अभी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चले जाता है और आपकी एज, आप ग्रो होते हैं, वैसे वैसे लगता है कि यार अभी बहुत कुछ है करने के लिए। जी। कभी भी इस चीज़ को लेके कभी फीलिंग नहीं आती कि आई एम समथिंग और मैं अपनी ये है और वो है, कभी नहीं। जी। कभी नहीं आती, क्योंकि और स्कैरी होती है, क्योंकि एक्टिंग का जो फील्ड है, एक्टिंग इज लाइक मतलब एक ऐसा समंदर है कि जितना आप डीप जाते हैं उतनी चीज़ें आपको लगती हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो कभी कभी लगता है कि एक ही लाइफ क्या 2 लाइफ भी कम है इस क्राफ्ट के लिए। बिल्कुल। आप एक ही लाइफ में कितनी जिंदगियां जी रहे हैं? ये एक ब्लेस्ड है हम लोग एक्टर जी। कि एक लाइफ में कई जिंदगी जीनी पड़ती है। जी। और आपने कितने तो किरदार निभाए अलग अलग टाइप के, तो अगर आपके चाइल्डहुड सेल्फ को, जो छोटे नवाज हैं, उनको आपको एक किरदार से मिलवाने का मौका मिले, तो कौन सा किरदार होगा आपका? आई थिंक मंटो। यस। एक सच्चा इंसान था, बिल्कुल। और एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा सच जो देखा वही लिखा और हमेशा सच बोला। जी। तो ऐसे इंसान से मैं ज़रूर मिलवाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी कोई किरदार प्ले करते हैं, तो क्या आप, ऐसा होता है क्या कि आप उसमें इतना घुस गए से निकलना ही मुश्किल हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपको दूसरा किरदार भी करना होता है। हाँ, ये अच्छा लगता है कि जिस दौरान मैं वो शूटिंग कर रहा होता हूँ उस किरदार की, तो मुझे उसमें रहना अच्छा लगता है। जी। हाँ, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखिए ज़ाती ज़िंदगी में तो हम लोग झूठ बोलते हैं लेकिन जब किरदार मिलता है उसमें सच बोलने का मौका मिलता है। झूठ मतलब कैसे? मतलब रियल लाइफ में तो कहाँ आप कहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ सच बोल सकें पूरे ऑनेस्टी के साथ बहुत कम चांसेस होते हैं। फैक्ट, हाँ। एक्चुअल तो जी। ये है, रियलिटी खुल के हमेशा हम सब कुछ सच नहीं बोल पाते। एग्जैक्टली। जी। तो हमारे लिए, जैसे आपने कहा कि हम एक्टर ब्लेस्ड इसीलिए होता है कि अगर रियल लाइफ में कुछ कमी बेशी रह गई है, जी। उसको गिल्ट होता है कि मैंने झूठ बोला था, तो उसमें कैरेक्टर के दौरान वो पूरा कर सकता है उस गिल्ट को। राइट। इसमें ऑफ कोर्स यू आर ब्लेस्ड देन एज एन एक्टर।
तो जैसे आपकी अभी हम लोग एक्चुअली मूवी आपकी कॉस्टाओ देखी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और रियल लाइफ कैरेक्टर है वो। अगर तो रियल लाइफ कैरेक्टर निभाना, इज इट मोर डिफिकल्ट देन फिक्शनल कैरेक्टर को निभाना? आई थिंक कैरेक्टर तो देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स ड्रिवन कैरेक्टर्स होते हैं उनको मुश्किल होता है, हर चीज़ कोई भी किरदार हो। जी। रियल लाइफ के साथ थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, कि थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आप कॉपी तो नहीं कर रहे उस कैरेक्टर की। जी। तो वो आई थिंक एक्टिंग में सबसे डाउन लेवल समझा जाता है जब आप कॉपी करते हैं किसी हाँ की। हाँ, ऑफ कोर्स। तो हमें हमेशा इसी चीज़ को मैं रखता हूँ अपने दिमाग में कि कॉपी ना हो, उसके थॉट को, उसके सोल को वो पकड़ा जाए, उसके एटीट्यूड को पकड़ा जाए, ना कि उसकी कॉपी की जाए। ओके, लाइक विद योर ओरिजिनलिटी एंड हाँ, एग्जैक्टली, जो ट्रू कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है। राइट। तो जैसे आपने बोला कि मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है बट देन इट इज़ डिफरेंट ऑल्सो। तो जैसे आपके कॉस्टाओ कैरेक्टर की बात की जाए तो हाउ वाज द प्रिपरेशन लाइक? पहले तो आप किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, आप कस्टम्स ऑफिसर बने हैं उसमें मूवी में। आई थिंक फिल्म रिलीज हो चुकी है और जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि थैंक गॉड कहीं ना कहीं आपकी मेहनत काम आती है। जी। और क्योंकि किरदार वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रिवन था, कि एक ब्रेव भी है, ऑनेस्ट है और एक मैडनेस भी है। तो ये 3-4 एलिमेंट मुझे बहुत पसंद आए थे और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे स्टोरी से ज़्यादा इतना कोई लगाव नहीं होता, लेकिन कैरेक्टर की जो इनर है उसको एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, या कैरेक्टर का जो दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, थॉट है, उसको एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी एक्टर को। तो मैं मोस्टली वही कैरेक्टर चुनता हूँ जो इस तरह की चीज़ें लिए हुए होते हैं कि कुछ गलतियाँ भी होती हैं उसके अंदर, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। ना कि मैं ऐसे किरदार में, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जिसके अंदर सब कुछ अच्छा है। हाँ। या किसी ऐसे किरदार के अंदर जिसके अंदर सब कुछ खराब है। मुझे इन दोनों किरदार को करने बड़ा कभी मतलब उतार और चढ़ाव दोनों आए तो आपको? हाँ, दोनों होने चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के करीब होते हैं। क्योंकि इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। इसको बिना इन दो चीज़ों को मिला के इंसान बनता है। हाँ। तो मुझे जो हमारे यहाँ जो सो-कॉल्ड कहा भी जाता है ग्रे शेड्स कैरेक्टर, जी, जो आप और हम हैं जी, तो उन किरदारों में करने मुझे मजा आता है। जी। तो आप तो इफ अ पर्सन वॉक्स बाय तो आप तो काफ़ी इसको ध्यान से देखते होंगे, बिकॉज यू लाइक टू सी द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर। तो अगर आपको, जैसे आपकी मूवी थी फोटोग्राफ मूवी थी, ही प्लेड अ जनरल मैन, उनमें भी काफ़ी शेड्स थे जो आई थिंक जैसे आपने फोटोग्राफ का नाम लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया उस चीज़ का, कि मुझे वो किरदार इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं जी है। जी जी, मैं बोलना चाहती थी। वो आपके आगे से निकल भी जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई ऐसा स्मार्ट है वो, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लिए हुए चीज़ें। वो हर रोज़ आपके सामने से हज़ारों लोग गुजरते हैं, हम लोगों के सामने से हज़ारों लोग गुजरते हैं ऐसे, हाँ, आम लोग। हाँ, ध्यान भी लेकिन नहीं देते आप ध्यान भी नहीं देते उन लोगों पे। हाँ जी। तो मुझे उस तरह के वो बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ का जो आपने नाम लिया, इसलिए वो मुझे अच्छा लगा। और ज़्यादा लोग ने, आई एम नॉट श्योर इतने मूवी देखी है कि नहीं, पर बहुत ही प्यारी मूवी है। हाँ, और स्पेशली जो वो किरदार था, रितेश बत्रा ने डायरेक्ट की थी वो मूवी, कि इवन फिल्म का भी आप देखें कहीं से बीच से शुरू होती है। हाँ। उनके अंदर जो सानिया ने किया था वो रोल, उन दोनों के बीच में प्यार है या नहीं है ये भी हमें पता नहीं, और कहीं बीच में ही ख़त्म भी हो जाती है। तो लाइफ में आपके ऐसे बहुत सारे पड़ाव आपके साथ भी आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, जहाँ पे हमें कुछ लोग मिलते हैं चंद दिनों के लिए और फिर चले जाते हैं। इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट आप पे छोड़ के नहीं जाते। तो हाँ, जानता हूँ मैं उसको, हाँ इट्स ओके। उस तरह के जो किरदार होते हैं उसको करना तो वाकई बहुत डिफिकल्ट भी है, और इस तरह के कैरेक्टर के सिनेमा में कोई ज़्यादा स्पेस देते भी नहीं इस तरह के किरदारों को। इतना देखा ही नहीं गया है इस टाइप के रोल्स। बहुत ही हम जो सिनेमा बनाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी इंसान के ऊपर बनाते हैं कि जिसकी लाइफ में ड्रामा हो और उतार चढ़ाव हो, लेकिन वो ऐसा किरदार था कि जिसकी लाइफ में ना तो कोई उतार चढ़ाव है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी है। वही चीज़ उसकी स्पेशल थी। वही, हाँ जी। तो ये कॉस्टाओ में भी जो आपने कस्टम ऑफिसर का जो रोल प्ले किया है, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन
कैसी हुई थी, मतलब क्या क्या प्रेप किया था उस रोल के लिए आपने कॉस्टाओ के लिए? कोस्टाओ जो वो अभी भी रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं वो, लेकिन इतना डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में आज भी। और किसी बाकी चीज़ों से उनको कोई लगाव नहीं है, यू नो, कि घर गाड़ी बंगलो ये वो, उनसे कोई ख़ास लगाव नहीं उनका, लेकिन एक मैडनेस है ड्यूटी के प्रति, ड्यूटी निभाना, और एक ब्रेवरी है उनके, इनबिल्ट है वो ब्रेवरी उनके, कि ड्यूटी पे कोई भी होगा, अगर मैं ऑफिसर हूँ वहाँ पे, तो चाहे मेरे से बड़ा ऑफिसर भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, सिस्टम मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं रुकूंगा नहीं। ओके, तो ये जो एक खास बात उसके है, हाँ, तो वो आज भी उनके अंदर है। तो जब मैं शुरू कर रहा था फिल्म को, तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की उनके अंदर, और एक जो मैडनेस है इस चीज़ को लेके, वो भी इवन फैमिली ने उनका सपोर्ट भी नहीं किया कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका उनको दुख है आज भी। बट वो एक सीन आता है जब वो बोलते हैं कि, अब मैं आपकी मूवी सब देखेंगे इसलिए मैं इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, कि उन्होंने बोला था कि वो एज अ फादर या एज अ, एक डायलॉग था ना उनका, वो फुलफिल नहीं कर पाए, उनको दुख होता है पहले, बिफोर द इवन द ग्रेवयार्ड में जो उसके सामने सीन है, जब वो बैठ के बताता है कि मैं भी अपनी ऑब्ituary लिखूंगा, जिसको लिखा जाए कि कॉस्टा फर्नांडिस एब्सेंट फादर, मर्डरर, और ये वो सब बोलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट है उनको कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया हूँ जो एक फैमिली मैन करता है, वो मैं नहीं कर पाया हूँ अपनी फैमिली। जी जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैं अभी आपकी प्रेप की बात कर रही थी रोल्स के, तो आपने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रहे हैं आपकी पूरी एक्टिंग जर्नी में। एक बहुत ही स्पेशल है रमन राघव, जिसमें आप सीरियल किलर बने। तो वो तो मतलब ऐसा रोल है कि मतलब आपने जैसे बोला, आप इतना डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि आप बाहर भी आना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर अदर कैरेक्टर्स। जाना चाहिए, अगर मौका मिल रहा तो जाना चाहिए। हाँ, वक्त लगा, बट देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर तो है नहीं जिसको बंद किया और बंद हो गया। बॉडी है, उसमें केमिकल चीज़ें हैं, दिमाग है, ये सब दिल है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चली जाती है, यू नो। बट अगेन, जो रमन राघव का जो कैरेक्टर था, उसको प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगा मुझे, और जाने में भी वक्त लगा। वो भी ट्रू स्टोरी थी ना? ट्रू स्टोरी, ऑफ कोर्स। और रमन राघव मैंने इसलिए की क्योंकि एक इंसान, उसमें भी वैसा ही वो इंसान है जिसमें 10,000 बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है, क्या है? सच बोलता है। हाँ, सच बोलता है। क्योंकि वो पहला, अगर आप सीन देखें, वो आके पुलिस वालों को बताता है कि मैंने 9 मर्डर किए हैं, तो पुलिस वालों शुरुआत में और लगता है बेवकूफ़ आदमी है, इसको भगाओ यहाँ से, वो भगा देते हैं उसको। उसके बाद 31 मर्डर और 32 मर्डर और करता है वो। और जब बाद में उसको पुलिस पकड़ती है तो पूछती है क्यों किए तूने? बोले मैंने आपको बोला था कि मैंने 9 मर्डर किए, आपने मुझे भगा दिया। थोड़ा सा अलग ही, मतलब अलग ही। हाँ। तो ये इसकी प्रिपरेशन में आपको, जैसे हाउ मेंटली इट इज टफ फॉर एन एक्टर, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ, आपका माइंड स्पेस पूरा उसी में ही चला जाता होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर। मुझे इस बात पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक इंसान, जो मेरा कैरेक्टर रमन राघव का, कि जो बोलता है कि मैं हकते मुत्ते खाते पीते मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता, इस स्टेटमेंट पे मेरा बिलीव करना मुझे 3 दिन लग गए थे। अच्छा जी, ऑफ कोर्स। मैंने ये कैरेक्टर मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरा खुद का, नवाज का बिलीव हो जाए इस फिलॉसफी पे, इस स्टेटमेंट पे। तो उसके लिए मैं बाहर चला गया, लोनावाला साइड में, अकेला जंगलों में। तो 3 दिन तक यही सोचता रहा कि यार मेरा बिलीव कैसे हुआ, मैं हूँ ऐसा। थोड़ा सा कुछ ग्लिम्सेस मिलने शुरू हुए, तो तब मुझे लगा कि शायद हो सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हर चीज़ आपके अंदर है। देखिए, ओह माय गॉड, हाँ। आप एक सॉफ्ट इंसान भी, एक आप एक खूबसूरत मदर भी है आपके अंदर, है ना, एक ममता भी है आपके अंदर, एक सिस्टर भी हो सकती है आप, है ना, एक वाइफ भी हैं आप, एक फ्रेंड भी हो सकती हैं आप, और एक इविलनेस भी है आपके अंदर, हर इंसान के अंदर होती है, यू नो। तो एटलीस्ट हम एक्टर्स को वो मौका मिल जाता है, जो अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको टैप करने का मौका मिल जाता है हमें। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। तो वो एटलीस्ट ये करते हुए, रमन राघव का रोल करते हुए, मुझे अपने अंदर क्या कुछ वो पता चला कि यार
सब कुछ जो इंसान के अंदर ही होता है, ख़राब आदमी भी इंसान के अंदर होता है, एक अच्छा इंसान भी इंसान के, तो एटलीस्ट हमें वो मौके मिलते हैं कि जहाँ पे हम अपने अंदर कुछ अपने अंदर में झांक सकते हो। तो आप जब जैसे बोल रहे हो आपको एक मौका मिलता है, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू एक्चुअली डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। मैं अभी आप जैसे बता रहे हैं, जैसे आपके अंदर ईविल भी है, मैं सोचूं अगर, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि यार टू नो दीज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ दैट यू डोंट नो, कि आपके अंदर एक ईविल भी है या आपके एक्चुअली अंदर हम कोई डरते डार्क बहुत साइड भी है? हैं, अपने खुद से बहुत डरते हैं। ज़रूर। यू नो, हम जब लोग एनएसडी में थे, हमें सिखाया जाता था कि फाइंड आउट योरसेल्फ, कि यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ व्हाट यू आर एक्चुअली। इतना आसान नहीं जो, बट इतना आसान नहीं है, तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। हम भी फाइंड आउट ही कर रहे हैं, आज भी नहीं समझ पाए अपने आप को में। हम दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हैं जब हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे? तो और ये पूरी लाइफ की प्रोसेस है, ये एक ज़िंदगी भी कम हो जाएगी अपने आप को जानने के लिए। जो आदमी का दिमाग है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है 100%, हाँ। कि उसको फाइंड आउट करने के लिए तो मतलब सदियां लग जाए, 2-4 जन्म लग जाए, तब भी ना जान पाए अपने आप को। जी जी। तो ये मौका तो आई थिंक एक्टर, एज एन एक्टर आपको बहुत बार मिलता होगा। जी, मौका मिलता है, अपने अंदर को कुरेदने का मौका मिलता है। जी हाँ। जी। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी, ऐसे आपने एनएसडी का भी मेंशन किया, आप जब आपने इतने सारे जॉब्स वगैरह करके जब आप फाइनली एनएसडी आए, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू यू? आपको थोड़ा कल्चर शॉक लगा था एनएसडी में आके? जी? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो अब जब मैंने पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा लड़की को, तो मैं तो जी जी जी। मुझे लगा अरे ये ऐसा भी होता है क्या? हाँ। फर्स्ट टाइम देखा तो कल्चरल शॉक लगा मुझे। हाँ। तो बस बाय द टाइम धीरे धीरे समझ में आने लगी चीज़ें कि यार किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ कुछ पीने से या खाने से जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो अंदर थी मेरे, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो सारी चीज़ें ब्रेक हुई। और वही होता है कि गांव से आने के बाद धीरे धीरे जो मेरे अंदर एक वो था जज करने का, जो वो था लोगों को, हाँ। वो ख़त्म हुआ। जी, बट इट मस्ट हैव टेकन यू सम टाइम। आपको टाइम लगा। जी, 3 साल का कोर्स होता 3 होगा, साल राइट? का होता जी सर। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो आप में एज अ पर्सनालिटी आप में क्या चेंज आया ओवर द टाइम ऑफ 3 इयर्स? बहुत चेंज आया। आज जो भी मैं हूँ, मेरे ख्याल से मैं तो पूरा क्रेडिट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ही दूंगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, एक दूसरा इंसान बना देती है आपको। क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लिटरेचर पढ़ाई जाती है, ऐसे ऐसे राइटर्स के बारे में बताया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है जिनको शायद हम नॉर्मल लाइफ में नहीं पढ़ सकते थे। तो सारे कुछ मिला के एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। जी। तो जो एनएसडी में आपके फ्रेंड्स थे, वो अभी भी बॉलीवुड में हैं या अभी? कुछ लोग हैं, कुछ लोग, बैचमेट्स? हाँ, बैचमेट्स हैं। स्वानंद किरकिरे हैं जी। जो मेरे बैचमेट थे। हाँ हाँ। हाँ, तो और भी बहुत कुछ एक्टर्स हैं, कुछ लोग अपने स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पे थिएटर करते हैं। जी जी। मैंने आपका और विजय राज जी का भी पढ़ा था कि आप लोग दिल्ली में फ्लैटमेट्स थे, तो उनके साथ की जुड़ी कुछ यादें आप बताएं। मैंने एक तो बहुत ही फ़नी चीज़ पढ़ी थी उनके बारे में कि आप बिकॉज द वेट वाज सो लेस, तो आप लोग ने दवाइयाँ खाना चालू कर दी थी वेट बढ़ाने की। हाँ, हम लोग पतले पतले थे दोनों। जी। विजय ने जब थिएटर शुरू किया तभी मैंने शुरू किया। हम दोनों ने साथ में एक ग्रुप ज्वाइन किया था। हाँ। और हम दिल्ली में एक जगह पे एनएसडी में आने से पहले साथ में रहते अच्छा, थे। ये एनएसडी की भी पहले की बात है? एनएसडी से पहले की बात है। ओके ओके। हम लोग साथ में ही रहते थे, और फिर साथ में रहने के बाद फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया था। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी में चले गए थे। तो फिर बॉम्बे भी ऑलमोस्ट साथ में ही आना हुआ, आगे पीछे थोड़ा सा होगा, बट साथ में आना हुआ। बट बहुत सारी यादें हैं, लाइक हम लोग कोई जंगल पिक्चर की शूट कर रहे थे जी। नहीं, मैं, हाँ, उससे पहले मैंने विजय को देखा, थोड़ा मोटा हो गया है वो। पतला दुबला सा था। हाँ। मोटा हो गया। मैंने उससे पूछा राज कि भाई क्या चक्कर है, इतना मोटा क्यों हो रहा है? तो उसने मुझे दवाई बताई कि अगर तू भी होना चाहते तो ये दवाई खा। तो मैंने वो दवाई खानी शुरू कर दी। हाँ। और उससे भूख बहुत लगती थी। ओह अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उससे मैं फूल फूल के ऐसा होता चला गया। तो जब मैंने देखा अपने आप को 1-1.5 महीने के बाद, हाँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा हूँ यार,
तो मैंने खानी बंद कर दी। तो फिर उसके बाद फिर वर्कआउट वापस वहीं आ गया मैं। तो आप वर्कआउट करा उसके बाद? आप नहीं, वर्कआउट कुछ नहीं कर रहा था मैं। ओके। वो खाने से भूख लगती थी, मैं खाता था जी। और मोटा होता जा रहा था। ओह अच्छा। फिर मैंने वो गोली छोड़ दी खानी। जी जी जी। फिर पता चला वहीं आ गया मैं। जी जी जी। तो कितना आपका वेट कितना इंक्रीज हुआ? उस वक्त तो बहुत हो गया था मेरा, मुझे पता नहीं, बट 70 के आसपास तो हो गया था मेरा वेट। हाँ। जी। तो सर, जब आप एनएसडी से मुंबई मूव किए होंगे तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रगल भरी जर्नी होगी, बिकॉज व्हेन यू मूविंग टू अनदर सिटी अगेन, और ऐसा नहीं है कि कोई बैकिंग है या कोई ऐसा कुछ हो, तो कैसा रहा था मतलब शुरुआत का जब आपका मुंबई का सफ़र था? सी स्ट्रगल तो जैसे स्ट्रगल का इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं होता, बट यू नो कि इस बात का ज़्यादा फिक्र होता था कि यार हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, थिएटर से हैं, सीख के आए हैं, बहुत वक्त दिया है एक्टिंग को, और उसका यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो उस चीज़ का बड़ा दुख होता था। स्ट्रगल तो देखिए हर एक आदमी की लाइफ में हो, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, तो उसको इतना ग्लोरीफाइड मैं नहीं करना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी मर्जी का काम था ना, तो मैं किसी से शिकायत ही नहीं कर सकता। मुझे खुजली थी इसकी एक्टिंग करने की, उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी तो सो व्हाट, बिल्कुल, क्योंकि आपने चुना ही ऐसा रास्ता जी। तो उसकी ज़्यादा मुझे उतनी वो नहीं होती जितनी उस चीज़ की होती थी कि यार हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं, सीख के आए हैं, और जब हम एक एक सीन हमें मिलता था तब बड़ी कोफ्त होती थी। हाँ, थोड़ा गुस्सा सा आता था, राइट। बट वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जॉब था वो भी। जी। और आपके परिवार में बैक इन मुजफ्फरपुर, तो उनको आपकी चिंता होती थी कि जब एक्चुअली आपने जब स्ट्रगल किया, आपको रोल नहीं मिल रहा हो या काफ़ी टाइम तक आप वेट कर रहे हो और नहीं मिल रहा हो, तो उनको पीछे से टेंशन होती थी? नहीं, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि इतना हमारा कोई वो नहीं था। मेरे माँ बाप बोलते थे भाई कोई गलत काम मत करना, बाकी कुछ भी करो, और वो इसलिए क्योंकि वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो कभी कभी पढ़े लिखे माँ बाप का बेटा होना भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। हाँ, स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो डिक्टेट करते हैं आपकी लाइफ को बहुत बार कि ये करो, ऐसे करो, हमें पता है, हमें एक्सपीरियंस है। मेरे माँ बाप ऐसे कहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कुछ भी। तो वो एक एडवांटेज उनका मिला मुझे, अगर देखा जाए तो। जी। बट यू हैड 8 सिबलिंग्स आल्सो ना? हाँ, 2 बहनें थी, और 2 बहनें एक गुजर गई, और बाकी हम लोग भाई लोग थे 7। तो उनकी जिम्मेदारी भी होगी आप पे? नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, मैं। अच्छा। हाँ। नहीं, तब उस समय जब आप नहीं, उस समय जब वो बड़े हो रहे तो मैं पैसा नहीं कमा रहा था, तो जी मैं कोई हेल्प कर नहीं पा रहा था उनकी। जी जी। और जैसे ही मैं इस लायक हुआ तो वो तब अपना ऑलरेडी हाँ, उन्होंने भी शुरू कर दिया था। जी। तो जब आपको इनिशियल डेज में, जब आपका स्ट्रगल चल ही रहा था, जब छोटे रोल्स मिलते थे, तो उस समय मतलब कभी आपको ऐसा लगा, फील हुआ कि यार अब तो यही सिमिलर रोल्स मिल रहे हैं, अब मुझे गिव अप फील हो रहा है, या मुझे गिव अप करने का फील हो रहा है, आई शुड गो बैक? नहीं, कभी नहीं। हम बड़े ख्वाब लेके नहीं आए थे बम्बई, हम काम करने आए थे। छोटे रोल दो, कैसे भी रोल दो, करेंगे, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल का वो था, सर्वाइवल का सबसे इम्पोर्टेंट मसला था हमारे सामने जी। तो हमारे सामने ये नहीं था कि हम स्टार बनने आए हैं और बनने में डिसअपॉइंटमेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था हमारे साथ। तो ये था भाई, खाना पीना मिलता रहे, बाकी तो हम देख लेंगे टाइप। हाँ। ऐसा था। तो आप कैसे मैनेज करते होगे, मतलब करियर का कर स्ट्रेस लेते तो प्लस उधार खाना लेके, पीना सब कुछ? पैसा खत्म हो गया, किसी से उधार ले लिया, और जिससे उधार लिया उसको प्रॉमिस किया कि भाई फला डेट में लौटा देंगे पैसा तेरा। जब वो डेट आई तो किसी और से उधार लेके उसका निपटा दिया। जी। तो ऐसे चल रहा था काफी टाइम तक, ऐसे चला। जी जी। और जैसे आप घर पे भी जाते होंगे तो आप उनको पूछते होंगे आपसे कि अब क्या रोल मिल रहा है, अगली बार क्या मिल रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन होती थी? उनका होता था कि जब मेरी कोई फिल्म, पहले जब मैं क्या हो रहा था, जब मैं फिल्मों में काम करता था, छोटे छोटे रोल करता था, उसमें ज्यादातर मेरी पिटाई होती थी। किसी में क्रिमिनल बना दिया, किसी में चोर बना दिया, किसी में कुछ बना दिया, जेल में पिट रहा हूँ मैं, कोई पिट रहा है, या वैसी जैसे मुन्ना भाई में भी उसमें पिटाई हो रही है मेरी, ये वो सब हो रहा है। तो जब मैं ये रोल करके अपने घर जाता था तो मेरे फादर पूछते थे ये क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? तो बोलते थे, मेरे को लोग बोलते हैं कि तू वहाँ पे पिट रहा है, फिल्मों में पिट रहा है, तो हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहा है? तो मैंने, ये तो रोल है। लेकिन आके हमसे बोलते हैं ना लोग, भाई क्या है, हमारा वेस्टर्न यूपी का गाँव है जी, वहाँ पे लोग, तो गांव के भी एटीट्यूड वहाँ अलग है लोगों का।
तो उनको बुरा लगता था मेरा पिटना यहाँ पे फिल्मों में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं आया तो मैंने अब आऊँगा नहीं मैं। तो मैं कई साल गया नहीं अपने घर। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली और उसमें मैंने सबकी पिटाई की, तब मजा आ गया होगा सबको। तब मैं गया। तो तब मुझे बुला के गांव वालों ने बोला वाह ये है फैजल। ये, हाँ ऐसा रोल क्या करना। तो ये था। जी जी जी। तो ये जब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर की आइकॉनिक फिल्म, आइकॉनिक रोल है ना, तो हाउ डिड दैट हैपन? अनुराग कश्यप जी की ब्लैक फ्राइडे भी हाँ ब्लैक फ्राइडे की थी मैंने जी। देवडी में गाना किया था मैंने। अच्छा। हाँ तो ये जब हुआ तो मतलब ये रोल की आप फिर स्क्रिप्ट पढ़ी होगी सबसे पहले जब? 5 पेज की स्क्रिप्ट थी। जी। अच्छा। लेकिन अनुराग ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं कुछ हो गया, हालांकि वो तो बहुत बड़े राइटर थे उस वक्त पे, सत्या उत्ता लिखी उन्होंने, बहुत सारी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी। बोले जब भी मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो मैं तुझे लूँगा, टाइम दे मुझे। मैंने ठीक है। हालांकि मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि मुझे आप काम दो। अच्छा। लेकिन उनकी नज़रों से मुझे हमेशा लगता था कि ये आदमी मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा। तो फाइनली स्क्रिप्ट दी उन्होंने मुझे। 5 या 6 पेज की स्क्रिप्ट थी। 1-2 डायलॉग फैजल खान के लिखे थे उसमें, बट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया देख मैं इसको रोल को कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ। मैंने ठीक है। और जब शूटिंग शुरू हुई तो फिर किया, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया जी। और फिर फाइनली वो तो खैर ऑफ कोर्स मेगा फैजल खान हुआ फिर वो कैरेक्टर। हाँ। तो आपको फैजल खान के कितने तो डायलॉग्स हमें सबको याद हैं, आपका वन ऑफ द फेवरेट्स कौन सा है? मेरा जो फेवरेट डायलॉग है एक वो डायलॉग है जब मैं दोस्त के साथ बैठा हूँ और ये सब चल रहा है दोनों का। तो उसमें जब वो पूछता है क्या देख रहा है बे, तो मैं बोलता हूँ कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि साला हम तो शशि कपूर हैं। तो अपने दोस्त का पकड़ के काट देता। वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी सर, मतलब पूरी मूवी ही आइकॉनिक है। और आप जब ये मूवी कर रहे होंगे, समथिंग आपको जो याद आता हो कि आपकी मेमोरी में वो एस्ट है, हमेशा याद रहेगा इस मूवी के समय जो कोई एक्सपीरियंस हो? बहुत पूरी मूवी का एक्सपीरियंस सबको याद है, जितने भी एक्टर्स थे ना उसमें सबको याद है, क्योंकि हम लोग जितने भी 30-40 एक्टर थे और एक छोटी सी वैनिटी थी। 30 के 30 एक्टर्स उस वैनिटी में बैठते थे, चाहे वो फीमेल एक्टर्स हों चाहे कोई हो, सब एक ही उसमें बैठते थे हम लोग। कोई स्पेशल कुछ नहीं था किसी के लिए भी। सर धनबाद की शूट है? धनबाद नहीं, बनारस। अच्छा। हाँ बनारस की शूट ज़्यादा है, बनारस के आसपास की जो जगह है वहाँ की। लेकिन सबको बहुत मज़ा आता था। कोई ऐसे नहीं कोई डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई कुछ नहीं था, सबको मज़ा आ रहा था। और मतलब जगह ऐसी है तो सेट वगैरह मतलब कुछ ऐसा मैग्निफिसेंट या ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा, सब कुछ बहुत सिंपल सब सिंपल हाँ। था और क्या। जी जी। तो ये जैसे आपकी ये बात हो गई गैंग्स ऑफ वासेपुर की, आपने लंच बॉक्स भी किया, वो भी एक मतलब बहुत ही मतलब उम्दा लेवल की मूवीज़ हैं। तो जैसे अब आप बात करें कि मनोज बाजपेयी सर या इरफान खान, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ जो आपने काम किया, उनसे जो आपका क्या यादें जुड़ी हैं? स्पेशली इरफान सर की अगर बात करूं तो हमारे बीच नहीं है। देखिए इरफान भाई हो चाहे मनोज वाजपेयी, दोनों के साथ काम किया मैंने और बड़ा मज़ा आया। दोनों ग्रेट एक्टर हैं ऑफ कोर्स। इरफान भाई के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, आधी फिल्में तो रिलीज़ भी, मतलब आधे तो काम हमारे लोगों ने देखे भी नहीं है, बट एनीवे हमेशा एक बहुत अच्छा उनसे रहा मेरा। हम लोगों ने एक फिल्म की थी बाईपास, शॉर्ट मूवी, जिसको अमित कुमार ने डायरेक्ट की थी, वो FTI के थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें डायलॉग्स नहीं, अगर आप कभी देख रहे हो उस फिल्म को, बाईपास नाम है फिल्म का, तो उसमें कोई डायलॉग नहीं है। इरफान भाई, मैं और एक कैरेक्टर और है, तीनों के, लेकिन विदाउट माइमिंग, विदाउट एनीथिंग, हर चीज़ कन्वे होती है। तो बहुत ही एक्चुअली शुरू में कुछ चीज़ें इतनी अच्छी मिली कि जिससे पता थोड़ा वो होता चला गया। अच्छी चीज़ों के साथ
तालमेल बैठता चला बिल्कुल, गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी हुआ। तो काफ़ी फिल्में ही हमेशा मज़ा आया उनके साथ काम करने में, इरफान भाई के साथ। जी हाँ जी। और कमिंग बैक टू योर, लाइक आपने जैसे बताया कि हर एक मूवी करने का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो मैं दोबारा सोच रही थी आपकी कॉस्टाओ मूवी का ही। तो कॉस्टाओ में आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी किया, तो विल बी फॉर एवर एज्ड इन योर माइंड? आई थिंक वो ग्रेवयार्ड वाला सीन जो मेरा लाइफ का आई थिंक मुझे याद रहने वाला सीन है। जी क्योंकि जो कॉन्फ्रंटेशन एक सच्चाई के साथ जो रूबरू होते हैं, सच्चाई के साथ जो गुफ्तगू होता है, जी जी तो उसको करने में बड़ा मज़ा आया था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक पर्सनली मैं ले गया था उस सीन को। और ऑफ कोर्स जो लोग देख रहे हैं कोस्टाओ को, वो उस चीज़ को थैंक गॉड वो नोटिस भी कर रहे हैं, जी, विच इज़ वेरी ज़रूर, गुड एक्चुअली। ज़रूर। हाँ, और एक सीन और है उसमें जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ लड़ाई फाइट करता हूँ कि तुझे जान हो चली जाइए, वो सीन को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कोई भी सीन होता है तो उसको जब आप पर्सनली कनेक्ट करते हैं तो लोगों को भी पता चलता है, लोग भी नोटिस करते हैं उस चीज़ राइट को। राइट। हाँ। और आपने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी होगी कॉस्टाओ की, जी, तो आपको कैसा लगा? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? चूँकि एक और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और जुड़ी थी उस कोस्टाओ के साथ कि एक मैडनेस है उसके पास उस कैरेक्टर की। हाँ, जैसे आपने शुरू में बताया कि हाँ, आपको ऐसे रोल से एसोसिएट करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मेरा मेन यही होता है कि मैं कैरेक्टर ड्रिवन या उस इंसान के बारे में जो स्टोरी में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मुझे कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में करने में ज़्यादा इसलिए मज़ा आता है क्योंकि उसमें उसके माइंड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है हमें। करेक्ट। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी दुनिया, अगर एक माँ बाप के 10-12 बच्चे हैं या 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों को शक्लें ज़रूर मिलती होंगी बट थॉट नहीं मिलते। तो ऐसी क्या चीज़ कॉमन होती है जो एक दूसरे से नहीं मिलती? तो माइंड जो है ना बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसको एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं कैरेक्टर का वो सबसे पहले देखता हूँ। जी, जैसे इसमें भी आपने स्क्रिप्ट से ज़्यादा आपने कैरेक्टर को देखा होगा एंड एग्जैक्टली द मैडनेस ऑफ द कैरेक्टर, वो आपको राइट। कॉस्टाओ मूवी में जो कैरेक्टर है आपने कॉस्टाओ का निभाया है, वो आपकी रियल लाइफ एज अ पर्सन जो आप हैं उसमें ऐसे कैरेक्टर में क्या कॉमन है? आई थिंक बहुत सारी मैडनेस है जो उनके अंदर भी थी, मेरे अंदर भी है। और कहने के डिसिप्लिन है हम लोग, वो भी, मैं भी बहुत डिसिप्लिन हूँ अपनी चीज़ों को लेके। और कोशिश करते हैं कि क्योंकि कॉस्टाओ बहुत ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट मैं नहीं हूँ, मैं कहीं कहीं पे झूठा हो जाता हूँ, वो बहुत सच्चे हैं। यहाँ पे हम लोग सिमिलर नहीं है बट अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी समानताएं हैं। जी जी। तो सर आपने इतनी ओवर द टाइम इतना सक्सेस देखा है, ओवर द टाइम आपने इतने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, तो एज अ पर्सन आप में बिकॉज ऑफ योर करियर अप्स एंड डाउन्स क्या चेंज आया है इन अ पर्सनालिटी ऑफ योर्स? बहुत चेंज आता है, वक्त के साथ साथ चेंज आते हैं। जी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आपको, तो मुझे लगता है कि यार अभी कुछ नहीं किया, और एक वक्त था कि मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जैसे जैसे आपकी एज होती चली जाती है ऐसा लगता है कि आप यार अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जी। तो वो फील होता है अभी। पोस्ट योर सक्सेस अगर हम बात करें तो ओवर द इयर्स आपने इतनी सक्सेसफुल मूवीज़ करी हैं, इतनी बड़ी बड़ी मेगा हिट्स दी हैं, तो मुझे वही पूछना था कि आप कभी मिस करते हैं ओल्ड नवाज़ के कुछ जो आप पहले जो नवाज़ थे उनके बारे में कोई चीज़ मिस करते ना, हो? मैं कोई चीज़ मिस नहीं करता हूँ। मैं पहले की चीज़ों को लेकर मैं नहीं चलता हूँ बिल्कुल भी, जो हो गया। अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस्टाव है, अभी मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक आदमी नहीं हूँ। हमें अपने फ्यूचर के बारे में, आगे आने वाले वक्त, फ्यूचर नहीं, आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। जो पीछे हो चुका वो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते। हाँ, उनकी गलतियों से कुछ सीखा जा सकता है, जो मैंने गलतियाँ की उनसे कुछ सीख तो ज़रूर सकता हूँ मैं, है ना? जी। बट पिछली टाइम की ग्लोरी को लेके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड आई वाज लाइक दैट, ये वो सब, मैंने ये पहाड़ तोड़े थे और मैंने ये खंबे गाड़े थे, इनमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं होता, फ्रेंकली स्पीकिंग।
मैं आज है, जो कल करना है, कल के बारे में सोच सकते हैं, और जो आज है वो मोमेंट में जीना, वो मुझे बहुत अच्छा आप पहले के बारे में कुछ मिस नहीं ना, करते? जो हो गया सो हो गया, गलतियां हुई, अच्छाई हुई, जो भी, आगे बढ़ो। हाँ, आई एम क्यूरियस टू नो कि आप इतने सक्सेसफुल एक्टर हैं, आपकी जिंदगी का एक दिन कैसे दिखता है? लाइक आप हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? कभी कभी बहुत हैक्टिक हो जाता है, बट ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी तो होता है। और कभी जिस दिन पूरा दिन मिलता है तो मैं उस दिन कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, तो तब खाली क्या बैठा करते हैं रहता हूँ, आप? कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा प्राणी हूँ कि अगर आप मुझे एक जगह, जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम है या फ्री डे है, मुझे आप एक जगह बैठा दीजिए, मैं उसमें एंजॉय करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे आप कुछ म्यूजिक करने की सुनते जरूरत हैं, नहीं। रीडिंग, म्यूजिक में इंटरेस्ट है या रीडिंग में? हाँ, तो म्यूजिक सुनता हूँ, बैकग्राउंड स्कोर सुनता हूँ, कभी कभी लगा कि चलो रीडिंग कर लो, कोई बुक पढ़ लो तो पढ़ ली, अदरवाइज कभी कभी खुद को छोड़ना भी चाहिए, यू नो। राइट। हाँ, मतलब हर वक्त मतलब तीर घुसाए नहीं घूमना चाहिए कि कि यही करना, चलो आज कुछ करते हैं, खाली दिन चले, अरे नहीं यार, कभी रुक जा, कभी कभी थोड़ा सांस ले ले, है ना, थोड़ा नेचर को देख ले, जरूर ऐसा आसमान को भी देख ले। कभी कभी बम्बई में रहते रहते तो मुझे एक महीना हो जाता है, एक महीने के बाद रियलाइज होता है मुझे, अरे यार मैंने आसमान ही नहीं देखा। देखिए, बाहर निकलते हैं तो देखते हैं आप, हाँ, नेचर को भी देखते हैं, आसमान को भी देखते हैं, स्टार्स को भी देखते हैं, है ना, सूरज निकलता है उसको भी देखते हैं, चांद को भी देखते हैं, है ना। लेकिन बम्बई में रहते थे, मुझे एक महीना हो जाता है ऊपर देखे हुए। नहीं आप बोल रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने भी नहीं देखो, देखा हाँ, होगा। जी ये जी तो होता है। जी। आप गांव जाते हैं वापस कभी? कभी जाना कभार, होता है आपका? कभी कभार जाता हूँ, अभी रेगुलर नहीं है, पहले काफी जाता था। तो आपको यहाँ बेटर लगता है, वहाँ जाके अच्छा ज़्यादा लगता है? मुझे तो ऐसी जगह ज्यादा अच्छा लगे जहाँ कोई ना हो, आदमी ना आदमी के साथ हो। जंगल में? जंगल में चले जाओ, कहीं ऐसी जगह से जो दूर दूर तक लोग ना दिखाई दे, वहाँ मुझे ज्यादा अच्छा लगता वहाँ है। पीस ऑफ माइंड मिलता होगा। हाँ, मजा आता है वहाँ, सोचने के लिए बहुत अच्छा, जी हजारों आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, जैसे यहाँ आते हैं तो स्टक हो जाते हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आप बिल्कुल उससे कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं जो मैं एक्चुअली सोच के आई थी कि एक एक्टर की लाइफ काफ़ी लोनली होती होगी। मैं तो चाहता हूँ हो मेरी। तो आपको कभी लोनली नहीं लगता? है, आपको कभी लोनली नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगता मुझे। हम्म, मुझे म्यूजिक अकेला रहना पसंद है। अच्छा, आपको खुद की कंपनी पसंद है? मुझे खुद की कंपनी बहुत पसंद है, सच बता रहा हूँ। मैं अपने साथ बहुत सालों तक रह सकता हूँ। जी जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि जिन्हें एक्चुअली खुद की नहीं, कंपनी मैं तो रह मिले। सकता हूँ। और आप अब यू कम सो फार, अब आपके लिए सक्सेस कितना मायने रखता है अभी भी? मेरे लिए कोई मायने, सक्सेस से डिपेंड करता है। किसी को बाइक मिल जाए, उसकी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं बाइक लेकर रहूँगा, किसी में कार लेकर रहूँगा, एकदम घर लेकर रहूँगा, ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उनको उनके लिए वो सक्सेस है। ये डिपेंड करता है। मेरे लिए सक्सेस इतना ज़्यादा वो नहीं है। मेरे लिए है कि भाई मैं एक सीन जो मैं सोच रहा था, जो नेक्स्ट डे करके आऊँगा, उसमें उसका आधा या 25% भी हो गया, जो मैंने सोचा था उसका 20% भी हो गया, तो मेरे लिए वो उस दिन का सक्सेस है। जी, बस मैं इतना ही सोचता हूँ। बाकी गाड़ियाँ, घर, ये कोई सक्सेस थोड़ी होती है, राइट। भौतिक बात है ये, तो ये कोई सक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ऑल्दो मुझे आपके साथ बहुत देर तक टाइम स्पेंड करके और बहुत अच्छे से बात करनी थी, पर थोड़ा लिमिटेड टाइम है और इसमें ही इन कोई शॉर्ट बात नहीं, आपसे फिर जितनी कर बात लेंगे कभी। ज़रूर हाँ सर। हाँ, ऐसी बात। एंड आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड ज़रूर है। इसमें मैं फंस जाऊंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अ रोल यू विश यू हैड डन। अ A रोल role? यू विश यू हैड डन। मेरे ओशो का बड़ा मन है कि उसका रोल करूँ उनका मैं। रोल करें आप? अच्छा अच्छा, जी सर। आपका एक डायलॉग जो आपको बेहद पसंद है? मुझे कोई डायलॉग मेरा पसंद नहीं है। अच्छा सर, आपके तो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। मुझे नहीं पसंद है मेरे डायलॉग। हाँ, ओके। अ फिल्म दैट यू हैव वॉच्ड मोर देन 10 टाइम्स? एक कोई मूवी नहीं है ऐसी, मैंने 3 बार देखी थी। एक टार्जन पिक्चर थी। टार्जन? हाँ, हाँ। आपने जब गांव में था मैं, अच्छा तो किमी काटकर, हेमंत बिरजे। अच्छा। हाँ, टार्जन, ओह माय टार्जन। तो वो फिल्म देखी थी, मैंने 3 बार देखी थी वो क्यों 3 बार देखी पता फिर नहीं आप? क्यों देखी थी, अब पता चलता है पता नहीं क्यों देखी थी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी वो, इंटरेस्टिंग फिल्म थी वो। अच्छा हाँ, बड़ा एडवेंचरस, फॉरेस्ट, ये वो सब हाथी वाती दिखा रहे थे, अच्छा। और ऊपर से किमी काटकर। हम्म।
तो सारी चीजें थी उसमें। ठीक है, आपको ऐसी कौन सी चीज करना पसंद है जो आप पैकअप के बाद मतलब आपको करना बहुत पसंद है? पैकअप के बाद? हाँ, ऐसा कौन सा जो मुझे पसंद है? हाँ। पैकअप के बाद आके नहा के सो जाना। क्योंकि आप पता है, आपको बहुत इजीली लग रहा होगा, हाँ। हमें मालूम है कैसे हाँ। थक के चूर हो जाते हैं और जब नहाते हैं आके तब। हाँ, पर सर आपका जो रैपिड फायर है ना बिल्कुल अलग चल रहा है जैसे जनरली। वन रूमर दैट मेड यू लाफ, आपके बारे में कोई मैं तो rumor? बहुत सारे रूमर हैं जिनके ऊपर मुझे वाकई हंसी आती है। और जब कहते हैं ना कि दाल में काला होता है ना? हाँ। कुछ दाल में काला बोलते हैं ना, दाल में काला तो पता चलता है, लेकिन जब काला ही ना हो या दाल ही ना हो तो काहे का काला भाई? जी। तो बहुत सारे रूमर ऐसे हैं जिसमें मेरा कोई 0% इन्वॉल्वमेंट है, या अचानक से एक रूमर आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, तो खुद को लगता है यार ये क्या है भाई। हाँ, आपने पहली बार कुछ सुना? हाँ, पहली बार मैं ही न्यूज़ में सुन रहा हूँ या लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ। जी जी। वन रीजन पीपल शुड वॉच कॉस्टाओ। मैं आपको समझता हूँ, उसमें अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है दूसरे एक्टर्स की, चाहे प्रिया बापट हो, गगन हो और रोहित हो और भी जो एक्टर्स हैं, मतलब कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं उनकी। जी जी। ये एक रीज़न है जो आपको देखना चाहिए। जरूर। अगर एक्टिंग देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे अलावा मैं तो, मेरा छोड़ो, खैर जो उसमें दूसरे एक्टर्स हैं, माय गॉड व्हाट इज। हाँ, डेफिनेटली। तो वन मैसेज फॉर पीपल ऑफ इंडिया। हमारा बड़ा खूबसूरत देश है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और तरक्की करे तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको देश के बारे में सोचना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।